जयपुरिया साहब भी आएंगे। हम कितने लाख एक्सपेक्टेशन बना लें एकेडमिकली, बाजार में एक अनसेड सा विस्पर नंबर हमेशा आता है, चाहे वो मैक्रो नंबर हो, चाहे वो अर्निंग्स का नंबर हो। और स्टॉक का रिएक्शन हम चाहें या ना चाहें, ज्योतिवर्धन जी को ले आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन में, और आप देखेंगे कि वो बाजार विस्पर नंबर से बड़ा प्रभावित होता है। तो कुछ भी कहिए, क्यों ज्योतिवर्धन जी नमस्कार, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? विस्पर नंबर की एक अहमियत है जो आप कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते। एंड में जो मार्केट का एक एक्सपेक्टेशन होता है वो विस्पर नंबर से एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाता है। तो एक एक्सपेक्टेशन है ना, जैसे एनालिस्ट लोग का भी अर्निंग सीजन के पहले उन लोग करते हैं, फिर जैसे जैसे डेटा पॉइंट आते जाते हैं वो आंकड़े थोड़े है ना ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो विस्पर नंबर रिजल्ट के पहले थोड़े है ना ज्यादा डेटा पॉइंट के साथ रहते हैं, तो एक तरह से वो मार्केट एक्सपेक्टेशन वो बन जाता है। विस्पर नंबर आ रहा है, बात ये आ रही है कि वाकई में यूएस सीपीआई अगर 8.1 आया तो 8.3 से, तो क्या बाजार उसको पॉजिटिवली लेगा? आपको लगता है शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि यूएस क्या जबरदस्त गिरावट आई है, 30% नैस्डैक चला गया, 6 दिन से लगातार गिर रहा है, एफआईआई शॉर्ट्स हिस्टोरिक हाई पे हैं। तो देखिए अभी जो एकदम शॉर्ट टर्म मार्केट हम लोग तो इतना देखते नहीं, इतना शॉर्ट टर्म एक तरह से मार्केट ओवरसोल्ड है। तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज पे एक बाउंस दे सकता है, पर फिर वो भी याद रखना पड़ेगा कि जो भी नंबर आए मेरे ख्याल से फेड का जो डिसीजन है वो उससे चेंज नहीं होने वाला है ज्यादा करके, अनलेस कुछ बहुत ही बेहतरीन फर्क आ गया। 75 बेसिस पॉइंट नवंबर में वो इंक्रीज करेंगे और उसके बाद 50 बेसिस पॉइंट दिसंबर में इंक्रीज करेंगे एक तरह से, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन है उसको वंस एंड फॉर ऑल है ना कंट्रोल नहीं किया है तो इन्फ्लेशन चलते रहेगा। जैसे पहले देखे, अभी एक तरह से वोकर की तरह ना पावल ट्राई कर रहा है कि जो वोकर किया वो मुझे भी करना है। तो मेरे को लगता नहीं कि फेड पॉलिसी में ज्यादा चेंज आएगा ये नंबर के साथ, पर एक बार मार्केट की उम्मीद चेंज हो जाएगी और मार्केट एकदम काफी ओवरसोल्ड है टेक्निकल रीजन से, तो एक तरह से पॉजिटिव नंबर में एक छलांग आ सकती है। प्रियंका, लास्ट 10 मिनट में अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, पीएसयू बैंक आज एक्टिव थे, प्राइवेट उतना ज्यादा नहीं, एक्सेस छोड़ के, लेकिन लास्ट 15-20 मिनट में 39,000 के ऊपर आ गया। ये शॉर्ट कवरिंग की भूमिका है। और इतने बड़े नंबर्स के पहले, इतने इंपॉर्टेंट नंबर्स के पहले, जैसे कि ज्योतिवर्धन ने बताया कि बाजार एक तरफ क्राउडेड हो गया था, हो गया है। हमारा बाजार थोड़ा कम, बट विदेशी बाजार तो 100% एक साइड क्राउडेड हो गए। तो जैसे ही थोड़ा नंबर आएगा, क्राउड धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाएगा दूसरी तरफ, और इसलिए बाजार के दो बजे के बाद तो ज्यादातर एफआईज की बाइंग होती है। क्या ये एफआईज की बाइंग कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। मैं सिर्फ चार्ट्स और डेटा बता रहा हूँ और हिस्टोरिक प्रेसिडेंस। आंकड़ा क्या आएगा इस पर नजर होगी, जिस तरह से आपने बताया। सही कह रहे हैं आप, पीएसयू बैंक से नहीं, पीएसयू कंपनीज में भी एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, साथ ही एनर्जी पैक भी है। लेकिन ज्योतिवर्धन जी, डेटा स्पेसिफिक आप जहां पर बात कर रहे हैं, आईएमएफ के डेटा आ जाते हुए दिखे, जीडीपी फोरकास्ट ग्लोबली भी और इंडिया का भी यहाँ पर कट किया गया है। ये तो एक ग्लोबल कंसर्न जरूर है। ऑफकोर्स ये भी कह सकते हैं कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति अब भी बेटर है, ऑन बेटर ग्राउंड नजर आ रही है। लेकिन इसमें एक और आंकड़ा था करंट अकाउंट डेफिसिट का, जो कि 3.5% एंटिसिपेट किया गया है, विच इज वे अहेड ऑफ द डेंजर मार्क ऑफ 3%। क्या आपको लगता है कि यहाँ से और ज्यादा कंसर्न बिल्टअप होते हुए दिख सकते हैं? हाँ, तो जो इकोनॉमी है, जीडीपी नंबर्स है, वो तो ना पूरे वर्ल्ड में कम होने वाले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है और जो अभी है ना इंटरेस्ट रेट बढ़त कर रही है, हर एक सेंट्रल बैंक कर रही है, एक तरह से सिंक्रोनाइज्ड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। तो सेंट्रल बैंक्स भी जानते हैं कि है ना इकोनॉमी स्लो करना ही पड़ेगा जो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। यदि अभी नहीं इकोनॉमी को स्लो किए, फिर अगले 3 साल तक वो कंसर्न रहेगा। तो इंडिया के लिए ये करंट अकाउंट डेफिसिट वो है ना काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। अभी तक तो है ना काफी एकदम अच्छे पोजीशन में थे, पर यदि अपने देखे तो पिछले थोड़े महीने में अपना फॉरेक्स रिजर्व $100 बिलियन से कम हो गया है। उसमें से 61 बिलियन तो है ना पार्टली हुआ है क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस गिर गए यूएस में और अपना इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में रहता है। दूसरा रीजन उसका है कि है ना डॉलर और पाउंड का और डॉलर और यूरो का जो है ना डिफरेंशियल हुआ, उसके कारण डॉलर में रिजर्व्स कम हो गए, क्योंकि थोड़े रिजर्व्स अपने ना यूरो और डॉलर में पड़े रहते हैं। पर अगला 30-40 बिलियन डॉलर मेरा अनुमान है कि एक तरह से रुपी को है ना स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई ने खर्च कर दिया है। तो इसलिए एक तरह से मेरा अनुमान है कि जिस तरह से सब करेंसीज गिर रहा है, इंडियन रुपी काफी स्ट्रांग है रिलेटिव टू द वर्ल्ड। डॉलर के मुकाबले अपने वीकेंड हुए हैं,
पर रिलेटिव टू द वर्ल्ड देखे तो काफी स्ट्रांग है, इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज इन द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से थोड़ा वीकनिंग हो जाए रुपी में तो ऐसे कोई आशंका की कारण नहीं है, अच्छा रहे शायद वीकेंड हो जाए, क्योंकि नहीं तो एक्सपोर्ट पे थोड़ा प्रेशर चालू हो जाएगा अपना। ऑलराइट, बिल्कुल बिल्कुल। गुड आफ्टरनून ज्योतिवर्धन। आप जो बड़ा एक ट्रिगर यहाँ से इंडियन मार्केट्स भी देखेंगे, वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी देखेंगे। यूएस मार्केट्स तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स शुरू भी हो गई हैं और आप देख भी रहे हैं कुछ कंपनी गाइडेंस भी कट कर रही हैं। इंटेल ने फिर से आज जॉब कट्स की भी बात कही। तो एक रिसेशन का फियर तो है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, क्योंकि Q1 ने हमें अच्छा खासा सरप्राइज किया था। आप Q2 से कैसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? क्या डाउनग्रेड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट तो पिछले क्वार्टर तक भी रहा है, ईज आउट जो हुआ है उसके बाद ही होना शुरू हुआ है। तो रॉ मटेरियल का जो है मार्जिन प्रेशर वो फर्स्ट क्वार्टर में था, ये क्वार्टर में भी देखने मिलेगा, पर अगले क्वार्टर से कई कंपनी के लिए रॉ मटेरियल प्राइसेस ईज हो रहे हैं, जैसे स्टील हो, चाहे कोई भी काफी कमोडिटी केमिकल्स भी नीचे आ रहे हैं। तो एक तरह से रॉ मटेरियल प्राइसिंग ईज हो रहा है, पर जहां अर्निंग डाउनग्रेड आएंगे वो है ना यही सब कमोडिटीज में आ जाएंगे। जो स्टील के अर्निंग्स थे, स्टील के अर्निंग डाउनग्रेड होंगे क्योंकि स्टील प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो कई स्टील यूजर्स को, चाहे कैपिटल गुड हो चाहे ऑटोज हो, उनके लिए फायदा है, पर जो स्टील कंपनीज है उनके लिए डाउनग्रेड हो जाता है। तो जैसे स्टील में थोड़ा डाउनग्रेड देखने मिलेगा। ओवरऑल मेरा अनुमान है कि ये क्वार्टर भी रिजल्ट्स काफी ठीक रहेंगे। इंडिया में इतना अभी तक स्लो डाउन देखने को नहीं मिल रहा है, और ज्यादा प्रेशर रहेगा जो भी है ना ग्लोबल फेसिंग है, एक्सपोर्टर्स हैं, उन पे ज्यादा प्रेशर रहेगा। डोमेस्टिक इकोनॉमी पे इतना कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल काफी अच्छे नतीजे आएंगे मेरे ख्याल से। इस साल हम लोग का अनुमान है कि है ना 12% का अर्निंग ग्रोथ आने वाला है FY23 में। तो आई थिंक लगभग उधर ही रहेंगे, प्लस माइनस 1-2% हो सकता है। अब आप बात करते हैं, आपने अपने पोर्टफोलियो पे क्या ओवरवेट्स बना रखे हैं इस समय? तो एक तो फाइनेंशियल्स है जो हम लोग खरीद रहे हैं, पिछले बार भी शायद अपने जिक्र किया था फाइनेंशियल्स का। तो फाइनेंशियल्स हम लोग को अच्छा लग रहा है और फाइनेंशियल्स कंटिन्यूस खरीद रहे हैं, क्योंकि इसमें यदि अपने पिछले 3 साल में देखें तो काफी क्लीनिंग अप हो रहा था बैलेंस शीट का। वो क्लीनिंग अप के कारण एनपीएल्स काफी दिख रहे थे, स्पेशली जो बैंक जहाँ पे कॉर्पोरेट बुक्स ज्यादा है, कॉर्पोरेट लोन ज्यादा है, उनके ना नतीजे अच्छे नहीं आ रहे थे क्योंकि एनपीएल प्रोविजनिंग हो रहा था। अगले 2 से 3 साल में एक तरह से एनपीएल प्रोविजनिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो अगले 2-3 साल में यहाँ पे ग्रोथ अच्छा आएगा क्योंकि इतना एनपीएल प्रोविजनिंग का दरकार नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए जो बैंक्स एक तरह से ना परफॉर्म नहीं कर रहे थे पिछले 2-3 साल में, अपने देखे थे कि सब रिटेल बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, और रिटेल बैंक्स के है ना वैल्यूएशन काफी ज्यादा हो चुके थे। तो जो कॉर्पोरेट बैंक है उनके वैल्यूएशन अब है ना पहले कम थे, तो वो बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो बैंक्स हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। दूसरा कारण बैंक्स को लेने का है कि लोन ग्रोथ बढ़ रहा है। यदि अपने क्रेडिट ग्रोथ देखे तो 15-16% हो गया, कई साल से वो सिंगल डिजिट में था। पार्टली उसका कारण है इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन होता है तो उतने ही वॉल्यूम के लिए आपको ज्यादा लोन लेना पड़ता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रुपीज में बढ़ जाता है, तो क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होता है। तीसरा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो टिपिकली बैंक मार्जिन पहले तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि है ना लोन पे तो हम लोग रिप्राइस हो जाते हैं। डिपॉजिट्स को रिप्राइस होने में टाइम लगता है, क्योंकि यदि 3 साल का डिपॉजिट है तो 3 साल तक वो इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। तो ये 3 कारण है कि बैंक्स अच्छे लग रहे हैं। बैंक्स ऐसे अच्छे नहीं परफॉर्म किए थे 20 और 21 में, अपने देखे तो बैंक्स अच्छा नहीं परफॉर्म किए थे। अब है ना बैंक्स अगले 6 महीना 1 साल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बैंक्स एक बड़ा ओवरवेट है जहां पे हम लोग कंटिन्यूसली बाइंग भी कर रहे हैं। ओके, फाइनेंशियल्स में ब्रेक डाउन करें। एक तो ये एक वैरायटी है जो टॉप 3-4 है, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड भी काफी अच्छा आ गया 800 वाला 1200, ये वैरायटी है। एचडीएफसी उतना होल हार्टेडली परफॉर्म नहीं कर रहा है। एचडीएफसी और कोटक, जो भी रीजन कह लीजिए आप, सम रीजंस की वजह से वो नहीं कर रहे हैं, बट एक्सिस, आईसीआईसीआई एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है। दूसरी एक वैरायटी आ गई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कंप्लीटली डिनाइल में थी बट नंबर्स बदलने लगे, कमेंट्री बदली है, 41 वाला ऑलमोस्ट 55 1.5-2 महीने में पिछले रिजल्ट से। और आपका ये बीओबी यूनियन बैंक वैरायटी कैन बैंक काफी आपका कैसे, आप अपने फाइनेंशियल को कैसे खेल रहे हैं इस पॉकेट्स को देख के? तो हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं कॉर्पोरेट बैंक्स और रिटेल बैंक्स में। Sure. तो ना जो पिछले 3-4 साल अच्छे किए थे उन लोग ज्यादा रिटेल ओरिएंटेड थे, उन लोग है ना ये
कॉर्पोरेट्स को ज्यादा लोन नहीं देते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन नहीं देते थे, तो उनके है ना एनपीएल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा था पिछले 3-4 साल में, क्योंकि रिटेल में अच्छा से है ना रिकवरी होते जा रहा था, वहां पे डिमांड भी अच्छा था। कॉर्पोरेट साइड में एक तो है ना एनपीएल पे काफी असर पड़ रहा था, और उसके कारण उनका है ना कैपिटल एडिशन के कारण जो है ना क्रेडिट ग्रोथ था वो भी स्लो कर दिए थे, क्योंकि ना एनपीएल काफी आ रहे थे, उन लोग बुक्स क्लीनिंग अप में लगे थे। तो जो पिछले 3-4 साल में अच्छे किए थे बैंक्स, वो थे मोर रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स। वो रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स अब इतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब है ना कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बैंक ज्यादा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मार्केट में हरदम मैं बोलता हूँ डेल्टा चेंज इंपॉर्टेंट होता है। डेल्टा चेंज मतलब यहाँ से नया बात क्या हो रहा है, नया बात हो रहा है एनपीएल प्रोविजनिंग कम हो रहा है। तो जो बैंक्स काफी एनपीएल प्रोविजनिंग कर दिए थे, जिनके पिछले 3-4 साल में नतीजे अच्छे नहीं आए थे, वहां पे ना काफी बड़ा ग्रोथ आएगा, क्योंकि अब वो एनपीएल प्रोविजनिंग नहीं आता है। तो ऐसे ही बैंक्स में परफॉर्मेंस ज्यादा आएगा। बिल्कुल ज्योतिवर्धन जी, एक समय था जबकि हम थीम्स को प्ले कर रहे थे और वो थीम्स थी अनलॉक थीम या फिर कमोडिटी में एक बड़ा उछाल, लेकिन इस वक्त अगर देखें फेस्टिवल ट्रेंड है, केपेक्स थीम है, साथ ही कमोडिटी करेक्शन के इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ते हुए दिखेंगे। इन थीम्स को मद्देनजर रखते हुए आप बताएं कहाँ पर नजर रखनी चाहिए। तो फाइनेंशियल्स के अलावा हम लोग ज्यादातर जहां जहां मार्जिन प्रेशर आया था, क्योंकि स्टील प्राइस बढ़े थे, बाकी कमोडिटीज प्राइस बढ़े थे, उस पर ध्यान दे रहे हैं कि वहां पे अभी अगले 1-2 क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर ईज होना चालू हो जाएगा। तो एक तो है ऑटोज, जिसका आपने जिक्र किए थे, वो मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म भी कर चुका है। उनके लिए दो चीज फायदेमंद है अभी। एक तो जो उनको चिप्स नहीं मिल रहे थे, सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहे थे, उसकी अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, तो प्रोडक्शन में थोड़ा आसान हो रहा है कि अब प्रोड्यूस हो सकता है। और दूसरा जो उनका है ना मेटल स्टील प्राइसेस और बाकी कमोडिटी प्राइस के कारण इनपुट कॉस्ट प्रेशर थे, वो भी कम होते जा रहे हैं। तो शायद सितंबर क्वार्टर में इतना नहीं देखने को मिलेगा इम्पैक्ट, क्योंकि कई लोग उनका ना एक तरह से 3 महीने आगे तक का तो प्रोडक्ट प्राइसिंग ऑलरेडी फिक्स हो जाता है। पर अगले 2 क्वार्टर में दिसंबर और मार्च में काफी अच्छे मार्जिन की उछाल आने की संभावना है ऑटो में। तो ये एक सेक्टर है जो हम लोग खेल रहे हैं। दूसरा है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स अपने देखे तो कई साल से कैपिटल गुड्स परफॉर्म नहीं किया है। 2004 टू 8 पूरा उस टाइम कैपिटल गुड का ही माहौल था। उसके बाद में कई कैपिटल गुड परफॉर्म नहीं किए हैं। अभी दो चीज हो रहा है कैपिटल गुड के लिए। एक तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ते जा रहा है इंडस्ट्री में। तो अभी लास्ट नंबर देखे तो करीब 75% पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ गया है। तो ये जैसे बढ़ेगा ना, कॉर्पोरेट कैपेक्स भी चालू हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से अगले 2 साल में कॉर्पोरेट कैपेक्स इंप्रूव होने की संभावना है। दूसरा, इनको भी है ना इनपुट कॉस्ट प्रेशर से है ना राहत मिल रही है, तो वापस वो मार्जिन में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये दो सेक्टर है जो एक तरह से कमोडिटी यूजर्स है, उनको बेनिफिट कर रहा है। दूसरा, इसमें वही देखना है कि भाई जिनको ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है उधर ध्यान देने में बेहतर है, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट मार्केट काफी अनसर्टेन है। मेरे ख्याल से यूरोप तो काफी दिक्कत के थ्रू जाएगा, यूएस में भी स्लो डाउन आएगा। तो ये दो जगह एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ा है ना धीमा हो सकता है अगले 1 साल में। ऑल राइट, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी बड़ी इंटरेस्टिंग थीम्स आपको ज्योतिवर्धन पसंद आती है? क्या जैसे पीएलआई रिलेटेड कोई स्कीम्स हो, वहां आपका अगर इंटरेस्ट हो, या आपको लगता हो कि चाइना प्लस, यूरोप प्लस वन, ऐसी कोई थीम से रिलेटेड कुछ और स्पेसिफिक सेक्टर्स आपको पसंद आते हो? मिड कैप स्मॉल कैप में भी बड़ा एक्शन हम देख रहे हैं। कौन सी और बड़ी थीम्स है जिन्हें इन्वेस्टर्स ध्यान में रख सकते हैं? हाँ, तो ये जो चाइना प्लस वन है, ये डेफिनेटली एक थीम है। और ये चाइना प्लस वन के अलावा अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपने कहा यूरोप प्लस वन, और एक ताइवान प्लस वन भी आ रहा है सामने, क्योंकि सबकी नजर अब है कि ताइवान से है ना थोड़ा कम कर देवे। तो ये ताइवान चाइना प्लस वन में चालू हुआ था केमिकल सेक्टर के साथ, और काफी केमिकल कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट किए थे, और काफी अच्छा शेयर प्राइस में बढ़त मिली थी, अर्निंग्स में बढ़त मिली थी। तो अभी काफी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कंपनीज को ये ताइवान प्लस वन में काफी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जनरली थॉट हो गया कि यूक्रेन के और रशिया के युद्ध के बाद कि कहीं ना कहीं कभी ताइवान में यदि क्वेश्चन मार्क हो गया, तो 15-20% प्रोडक्शन जो ताइवान में करते हैं वो कहीं और शिफ्ट कर देवे। तो इंडिया भी एक बेनिफिशियरी हो रहा है उसका। हम उसमें कई इंजीनियरिंग कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि है ना जो ग्लोबल मल्टीनेशनल्स है उन लोग अभी शिफ्ट करेंगे, तो अपने को देखने मिलने वाला है कि कई एमएनसीज बोलेंगे कि थोड़ा प्रोडक्शन ताइवान से इंडिया में शिफ्ट हो रहा है।
और काफी इंजीनियरिंग कंपनीज को बेनिफिट होएगा। दूसरा ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को होएगा। तो यदि अपने एप्पल को देखें तो एप्पल i14 इंडिया में बनाना चालू कर दिया है, और फ्यूचर में भी है ना कई ये बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज इंडिया में बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ताइवान से थोड़ा शिफ्टिंग हो जाएगा। तो ये एक बड़ा थीम है जो अगला मेरे ख्याल से 10 साल तक भी देखने मिलेगा। भारत सरकार काफी कोशिश कर रही है कि कई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री भी इंडिया में लग जावे। यदि ये इसमें अपने सक्सेसफुल हो गए तब तो फिर उसके आसपास काफी इकोसिस्टम बिल्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक का। अभी तक तो दिक्कत आ रही है, इतना जल्दी है ना होने वाला नहीं है, पर ये एक बड़ी कोशिश है भारत सरकार की, और जितने इंसेंटिव्स दे सकते हैं भारत को देना चाहिए, जो कि एक सेमीकंडक्टर का है ना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बन जावे। तो ये एक बड़ा थीम है जो इन्वेस्टर्स को खेलना चाहिए, और है ना मल्टी ईयर थीम है, ऐसे नहीं है कि 1 साल का थीम है, ये 5 साल 10 साल का थीम है। ये खेल सकते हैं अपने एक तो केमिकल्स के साथ, दूसरा फार्मास्यूटिकल्स के साथ, बिकॉज वहां भी यही क्राइम्स का काफी बड़ा भूमिका रहेगा। तो तीसरा कई इंजीनियरिंग और ऑटो एंसिलरी कंपनीज है जहां से ये ना ये बेनिफिट आने वाला है। तो ये एक बड़ा थीम है। दूसरा एक बड़ा थीम होने वाला है वही डोमेस्टिक कंजम्पशन का, क्योंकि इंडिया ज्यादा अमीर होते जा रहा है। एक तरह से अपना पर कैपिटा इनकम अगले 5 साल में 50% बढ़ सकता है। तो वो जैसे जैसे बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, अपने ना जो पहले सब लोग सोप्स एंड शैम्पूस का बात करते थे वही नहीं, हायर लेवल गुड्स खरीदेंगे, हॉलीडेज पे जाएंगे तो होटल्स को असर हो सकता है, होटल से ना काफी बढ़क आ सकता है। तो एक ये थीम भी है जो निवेशकों को देखना चाहिए। राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए मिस्टर जयपुरिया, और ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कॉर्पोरेट अर्निंग्स